हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। आई एम आशीष वर्मा। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन नंबर 81 से 90 तक डिटेल में कंसेप्ट्स के साथ डिस्कस करूंगा, जो कि आपको अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगे। सो मेरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 81 है, द लिमिट्स ऑफ परसेंटेज ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन अ कॉलम इज गिवन बाई। सबसे पहले जो हमारा RCC कॉलम होता है, ये कंप्रेशन मेंबर की तरह डिजाइन किया जाता है और इसमें हम दो तरीके के रेनफोर्समेंट्स प्रोवाइड करते हैं। पहला है हमारा लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट्स और दूसरा टाइप का रेनफोर्समेंट जो हम प्रोवाइड करते हैं, दिस इज द ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। इसमें जो हमारे ये आपको बार्स दिख रहे हैं, ये हमारे लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट की कैटेगरी में आते हैं और ये हमारे जो स्ट्रिप्स हैं, ये हमारे ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट के कैटेगरी में आते हैं। और जो भी हमारा परसेंटेज रेनफोर्समेंट है, ये हमारा एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट जो है डिवाइडेड बाई द जो ग्रॉस सेक्शनल एरिया है। ग्रॉस सेक्शनल मीन्स इस कॉलम की जो डायमेंशंस हैं, उसका जो हमारा एरिया है, उसके रेस्पेक्ट में हम जब लिखते हैं तो दैट इज इन जनरल एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज रेनफोर्समेंट। सो जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट होता है हमारा, इसमें हमारा जो मिनिमम रेनफोर्समेंट होता है, ये हमारा IS 456/2000 के अकॉर्डिंग दिस इज टेकन एज 0.8%, जो कि इस बेसिस पे डिटरमाइन किया गया है कि हमारा ये रेनफोर्समेंट नॉमिनल फ्लेक्चरल रेजिस्टेंस इंश्योर करेगा। बिकॉज हम जब एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर्स डिजाइन करते हैं तो उसमें इसेंट्रिसिटी कंसीडर नहीं करते हैं, बट अनफोर्सीन इसेंट्रिसिटीज की वजह से हमारा बेंडिंग मोमेंट आएगा। उस बेंडिंग मोमेंट की वजह से जो हमारा फ्लेक्चर रेजिस्टेंस हमें हमारे स्ट्रक्चर में होना चाहिए, वो ये रेनफोर्समेंट मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेगा। और जो हमारे पेडेस्टल्स होते हैं, जिसमें हमारा जो इफेक्टिव लेंथ और मिनिमम लीस्ट रिलेटिव डायमेंशन का जो रेशियो होता है, वो लेस देन 3 होता है, वहां पर हमारा जो मिनिमम परसेंटेज रेनफोर्समेंट है, वो हम 0.15% देते हैं और उनको हम प्लेन कंक्रीट कॉलम्स की तरह डिजाइन करते हैं। और जो हमारे मैक्सिमम रेनफोर्समेंट है, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, वो हमारा IS कोड ने 8% रिस्ट्रिक्ट किया है। यहां पर हमारी लिमिट्स पूछी गई हैं, तो यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा हमारा, सॉरी दिस इज 6%, नॉट 8%, दिस इज 6%। तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा C होगा। अगर यहां पर हमारा रिकमेंडेड पूछा जाता, तो रिकमेंडेशन में हमारी जो मैक्सिमम लिमिट हम रखना हमें चाहिए, दैट शुड बी 4%, बिकॉज इट इंश्योर्स बेटर प्लेसमेंट एंड कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट। इस रेनफोर्समेंट के साथ हम हमारा जो कॉम्पैक्शन है वो हम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं और कंक्रीट का प्लेसमेंट हमारा आसान हो जाता है। इस वजह से हम जो डिजायर्ड हमारा परसेंटेज रेनफोर्समेंट है, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, वो हमारा 4% होना चाहिए। तो यहाँ पे लिमिट्स पूछा है, सो आपकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 6% आप कोड ने रिकमेंड की है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन C होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज रिगार्डिंग द मिनिमम डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स। तो हमारा जो IS 456 है, वो ये कहता है कि जो ये आपके लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के बार्स हैं, इनका जो मिनिमम डायमीटर होना चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 12 mm, चाहे वो सर्कुलर कॉलम हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर कॉलम हो। रेक्टेंगल के लिए हमें इंश्योर ये करना है कि हमारे 4 बार्स होने चाहिए एट ईच कॉर्नर्स, एट नॉट जो इसकी स्पेसिंग है, वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन, जो इन दोनों के बीच में जो स्पेसिंग होगी, दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 300 mm। मीन्स मैक्सिमम जो दूरी है वो 300 mm हो सकती है। और अगर यहाँ पर हमारा सर्कुलर कॉलम होगा, तो सर्कुलर कॉलम के केस में आपको मिनिमम 6 बार्स एट इक्वल स्पेसिंग आपको प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन C हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम कवर टू द टाइज आर स्पायरल शुड नॉट बी लेस देन। तो जो हमारा मिनिमम कवर टू टाइज आर स्पायरल्स, टाइज और स्पायरल हमारे ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट होते हैं। ठीक है, और जो हमारा कवर है टाइज और स्पायरल्स के लिए, जो मिनिमम कवर हमारे कोड ने रिकमेंड किया है, दैट शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40 mm आर 5 मैक्सिमम जो डायमीटर ऑफ बार है, विच एवर इज ग्रेटर। ठीक है, जो हमारे नए गाइडलाइंस हैं वो 40 mm रिकमेंड करते हैं कि मिनिमम हमारा साइज जो होना चाहिए, मिनिमम कवर जो होना चाहिए, अगर ये मान ले हमारा दिस इज द टाई, तो जो हमारा कवर होगा, दिस कवर शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40 mm।
इस कवर को हम 20 mm तक रिड्यूस कर सकते हैं फॉर स्मॉल साइज्ड कॉलम। स्मॉल साइज्ड कॉलम की जो डेफिनीशन है एज पर IS 46 वो ये कहता है कि अगर हमारा जो मिनिमम डायमेंशन लीस्ट लेटरल डायमेंशन है दैट इज लेस देन 200 mm, और जो हम डायमीटर लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हैं उसका जो बार का डायमीटर है वो 12 mm से कम है, तो हम जो कवर है क्लियर कवर टू टाइज और स्पायरल हम 25 mm रख सकते हैं। और एग्रेसिव इन्वॉल्वमेंट में अगर हमारा कॉलम कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है तो उस केस में हमारा जो कवर आपको रखना है वो मैक्सिमम आपका कवर रख सकते हो 75 mm, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है कवर। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ये हमारे पुराने कोड के हिसाब से 25 mm हुआ करते थे, बट अभी जो रिसेंट गाइडलाइन है उसमें हमारा मिनिमम डायमीटर जो है, मिनिमम कवर जो है टाइज और एनफोर्समेंट के लिए 40 mm है, और 25 mm उन कॉलम्स के लिए जहां पर उसका साइज जो है वो 200 mm से कम है, जो लीस्ट मिनिमम डायमेंशन है, और जो हमारी डायमीटर हम यूज कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट में उसका साइज 12 mm से कम है। तो इसमें एज पर न्यू गाइडलाइंस कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, बट पुराने कोड के हिसाब से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। तो अगर इस समय ये आता है तो आप चैलेंज कर सकते हो क्वेश्चन को, आंसर शुड बी 40 mm। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हेलिकल रेनफोर्स्ड कॉलम एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ टाइड कॉलम। तो हमारे दो टाइप के कॉलम होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस टाइप का ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने ये हेलिकली रेनफोर्स्ड कॉलम दिखाया हुआ है जिसमें जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट है, दिस इज द ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, ये हमारा स्पाइरल के फॉर्म में है, तो दिस इज हेलिकल रेनफोर्समेंट। ठीक है, अगर क्रॉस सेक्शन आप ड्रॉ करोगे तो ये हमारा एक सर्कुलर शेप का आपको क्रॉस सेक्शन में दिखेगा अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द कॉलम, और यहां पर हमारे जो स्ट्रिप्स हैं दीज आर द लेटरल टाइज, तो ये हमारा टाइड कॉलम कहलाता है। तो जनरली ये देखा गया है कि अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन हमारा लोड कैरिंग कैपेसिटी और स्ट्रेन जो हो रहा है उसका ग्राफ खींचे तो ये देखा गया है कि जब हमारा लोड हम अप्लाई कर रहे हैं जो वो इंक्रीज करेंगे तो हमारी स्ट्रेन जो होगा वो बढ़ता जाएगा, मीन्स एक्सियल शॉर्टनिंग बढ़ती जाएगी। और ये कब तक होगा, जब तक हमारा मान लेते हैं कि अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी हमारी PU है, तो 80% ऑफ द लोड कैरिंग कैपेसिटी तक हमारा जो एक्सियल शॉर्टनिंग होगी ये हमारा लीनियर होगा, दिस विल बी लीनियर। उसके बाद हमारा जब मैक्सिमम लोड तक जाएगा, मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी तक हम अप्लाई कर देंगे जो लोड हम अप्लाई कर रहे हैं स्ट्रक्चर पे, उसके बाद हमारा जो पैटर्न होगा एक्सियल शॉर्टनिंग का वो डिपेंड करेगा कि हमारा ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट किस टाइप का हमने प्रोवाइड किया है। जो इससे पहले हमारा बिहेवियर होगा दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि हमारा दिस विल बी दी टाइड कॉलम का फेलियर होगा, मींस मैक्सिमम लोड के बाद हमारा जो टाइड कॉलम है वो कोलैप्स कर जाएगा। बट आप ये देख रहे हो कि हमारा अल्टीमेट कोलैप्स लोड के बाद हमारा जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो हमारी स्पाइरल रेनफोर्समेंट के लिए बढ़ रही है। ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि जब हम लोड अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो बाहर का पोर्शन है, मींस जो कोर है हमारा हेलिकल रेनफोर्समेंट का, उसके बाहर की कंक्रीट स्पेल कर जा रही है। उसकी स्पेलिंग के बाद हमारा ये एक कोर की तरह काम कर रहा है जिसमें जो स्पाइरल है ये हमारा एडिशनल कन्फाइनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं विच इज इंड्यूसिंग एडिशनल कन्फाइनिंग प्रेशर। इसकी वजह से हमारा जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर जा रही है, मींस कॉलम हमारा फेल नहीं हो रहा है, केवल एक्सटेंसिव क्रैकिंग हो रही है जो कंक्रीट कोर के बाहर है। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी हमारी बढ़ जाएगी, इस मीन्स हमारे जो इन इलास्टिक स्ट्रेंस हैं वो भी बढ़ जाएंगे। इन इलास्टिक स्ट्रेंस बढ़ने की वजह से हमारे जो डक्टिलिटी है कॉलम की, हमारी कॉलम की जो टफनेस है वो इंक्रीज कर जाएगी इन केस ऑफ स्पाइरल रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली ये डिटरमाइन किया गया है कि जो हमारा कोलैप्स लोड है फॉर हेलिकल रेनफोर्समेंट कॉलम्स दैट इज टेकन एज 1.5 टाइम्स द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द टाइड कॉलम बिकॉज ऑफ दिस कन्फाइनिंग एक्शन। और जो हमारा फेलियर होगा हेलिकल रेनफोर्समेंट वो हमारा यील्डिंग ऑफ जो स्पाइरल्स हैं, जो स्पाइरल रेनफोर्समेंट है वो जब यील्ड कर जाएगा उसके बाद हमारा ये रप्चर होना स्टार्ट होगा और ये
कोर एक्शन जो हो रहा है, कन्फाइनिंग एक्शन, वो खत्म हो जाएगा और एक्सपेरिमेंटली हमें 5% स्ट्रेंथ ज़्यादा लेनी है एज कंपेयर टू जो एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी है फॉर अ टाइड कॉलम। ठीक है, और जो हमें रिफ्लेक्शंस मिलेंगे वो हमारे एक्सटेंसिव क्रैकिंग होगी एंड लार्ज इलास्टिक स्ट्रेन्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से सब्सटेंशियली डक्टिलिटी हमारी इंप्रूव कर जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिडक्शन फैक्टर टू लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लॉन्ग कॉलम। लॉन्ग कॉलम को हम सिलेंडर कॉलम्स भी बोलते हैं। सिलेंडर कॉलम के लिए हमारा इफेक्टिव लेंथ और हमारा जो लीस्ट लेटरल डायमेंशन है उसका जो रेशियो है दैट इज ग्रेटर देन 12। ये रेशियो हमारा जब ग्रेटर देन 12 होता है, तो यहाँ पर मैंने एक लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम दिखाया हुआ है, दिस इज द लॉन्ग कॉलम। तो अंडर द एप्लीकेशन ऑफ लोड जो हमारा पैटर्न होता है बकलिंग का वो इस तरह होता है, इट इंड्यूसेस एडिशनल इसेंट्रिसिटी, जिसकी वजह से हमारे सेकेंडरी मोमेंट्स डिजाइन में हमें कंसीडर करने होते हैं। तो दो तरीके होते हैं इसकी डिजाइन कंसेप्ट के लिए। तो डब्ल्यू वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम क्या करते हैं, या तो हम सेकेंडरी मोमेंट्स इस एडिशनल इसेंट्रिसिटी इंड्यूस होने की वजह से हो रखे हैं, उसकी वजह से अपने मोमेंट को बढ़ा दें। जो डिजाइन जिस मोमेंट्स के लिए हम कर रहे हैं उन मोमेंट्स को हम बढ़ा दें ओवर प्राइमरी मोमेंट्स। प्राइमरी मोमेंट्स मींस जो हमारे एक्चुअल मोमेंट्स आ रहे हैं स्ट्रक्चर में। या फिर हम क्या करें कि हम स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर दें, रिडक्शन इन स्ट्रेंथ ड्यू टू स्लेंडरनेस इफेक्ट विच इज सीन इन दी लॉन्ग कॉलम्स। तो स्लेंडरनेस इफेक्ट की वजह से आपको स्ट्रेंथ का रिडक्शन कर देना है। तो IS 456 कहता है कि उस स्ट्रेंथ रिडक्शन करने के लिए आपको स्ट्रेंथ रिडक्शन कॉफिशिएंट मेथड यूज करना है, जिसके अकॉर्डिंग आपको एक स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर यूज करना है विच इज गिवन बाई 1.25 माइनस L effective अपॉन 48D, वेयर D इज द मिनिमम लेटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम अगर हमारा टाइड कॉलम है, और अगर हमारा स्पाइरल हेलिकल रेनफोर्स्ड कॉलम है तो वहां पर आपको कोर का डायमीटर लेना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये हमारी अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स देता है। अगर आपको मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स लेने हैं रिडक्शन फैक्टर के लिए तो दैट इज गिवन बाय 1.25 L effective अपॉन 160 टाइम्स द मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, और ये हमारा जो रिकमेंडेशन है ये हमारा कोड ने WSM मेथड ऑफ डिजाइन के लिए यूज किया है, जहां पर लॉन्ग कॉलम के लिए हम स्लेंडरनेस इफेक्ट्स को कंसीडर करने के लिए जो डिजाइनिंग में स्ट्रेंथ रिड्यूस कर देते हैं। तो जो हमारी परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं कंक्रीट या स्टील के लिए दे आर मल्टीप्लाइड विथ दिस स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर, जिसके लिए हमारी जो डिजाइन स्ट्रेसेस होंगी वो निकल आएंगी। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन सी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ टाइज इन कॉलम शुड बी। तो हमारा जो टाइज है हमारी दे आर दी ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, और जो इनका पर्पस होता है दे आर यूज टू होल्ड दी लॉन्गिट्यूडनल बार्स अपनी पोजीशन में। जब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उनको अपनी पोजीशन में होल्ड करके रखेंगे ये टाइज। दूसरा, टू प्रिवेंट प्रीमेच्योर बकलिंग, प्रीमेच्योर बकलिंग होने से प्रिवेंट करेगा। तीसरा, अगर हम स्पाइरल कॉलम्स यानी हेलिकल रेनफोर्समेंट कॉलम में यूज कर रहे हैं तो एक कन्फाइनिंग एक्शन की वजह से हमारा लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा देगा, जैसा कि मैंने ऊपर डिस्कस किया, और हमारी इंप्रूव्स द डक्टिलिटी। ठीक है, तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम अपने कॉलम्स में ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट यूज करते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि IS 456 ने हमारा जो मिनिमम साइज ऑफ दी टाइज आपको रखनी है दैट हैज बीन गिवन एज शुड बी ग्रेटर देन जो हमारा मैक्सिमम साइज ऑफ डायमीटर बार है डिवाइडेड बाई 4 या 6 mm विच एवर इज ग्रेटर। पहले हमारा पुराने कोड में ये 5 mm होता था जो 1978 का कोड था, बट अभी जो रिसेंट गाइडलाइंस हैं 2000 कोड की IS 456 की उसमें उसको 6 mm कर दिया गया है। और जो हमारा 5 max है दिस इज द जो लॉन्गिट्यूडनल आप रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हो उसका जो डायमीटर है वो हमारा उसमें से जो मैक्सिमम साइज है उसका 1/4
और इन दोनों में से जो वैल्यू आएगी उसमें से आपको ग्रेटर वैल्यू आपको जो आएगी उस साइज का आपको मिनिमम लेटरल टाई लेनी है। तो हमारा नए कोड के हिसाब से इट शुड बी मोर देन 6 mm और ऑल्सो मोर देन 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द मेन बार, 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल मेन बार। अगर आपको अलग अलग साइज के आपने जो रेनफोर्समेंट है वो यूज किए तो उसमें जो लार्जेस्ट साइज का डायमीटर है वो आपको यूज करना है। और जो इसके बीच की स्पेसिंग है दैट शुड बी ग्रेट लेस देन डी मिनिमम लीस्ट लेटरल डायमेंशन 16 टाइम्स दी जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है और हमारा 300 mm। इन तीनों में से जो कम वैल्यू होगी उस स्पेसिंग के साथ आपको रेनफोर्समेंट जो टाई रेनफोर्समेंट है वो टाइज हमें प्रोवाइड करनी है। और दीज आर ऑल्सो अप्लीकेबल फॉर द स्पाइरल रेनफोर्समेंट जब हम उसे 5% ग्रेटर स्ट्रेंथ के लिए नहीं डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, जब डिजाइन करते हैं तो उनकी जो डायमीटर है, पिच और स्पेसिंग है वो चेंज हो जाती है, जो कि अभी मैं यहां पर डिस्कस नहीं कर रहा। सो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यू टू सर्कम्फरेंशियल एक्शन ऑफ स्पाइरल इन स्पाइरली रेनफोर्स्ड कॉलम। तो दिस इज अ सर्कम्फरेंशियल एक्शन इज ड्यू टू द कन्फाइनिंग एक्शन ऑफ द जो स्पाइरल रेनफोर्समेंट है, जिसकी वजह से वो एडिशनल कन्फाइनिंग प्रेशर हमारा एक्ट कर रहा है कॉलम्स पे। तो जो हमारा कोर है, दिस इज द कोर, ये एक तरीके से कन्फाइनिंग प्रेशर एक्ट कर रहा है कोर पे, जिसकी वजह से हमारा एडिशनल लोड कैरिंग कैपेसिटी जो होगी बढ़ जाएगी, जैसा कि मैंने पुराने वीडियो में डिस्कस किया। और इसकी वजह से हमारे देयर विल बी इन इलास्टिक स्ट्रेन्स इन दी कॉलम, मीन्स जो स्ट्रेन्स होंगे वो हमारे बढ़ जाएंगे, विच विल इंड्यूस एक्सटेंसिव क्रैकिंग इन दी कॉलम, जिसकी वजह से कंक्रीट जो बाहर की होगी, इसके बाहर पेरिफेरी की, इट विल स्पेल ऑफ, जो बाहर निकल जाएगी कंक्रीट। तो हमारा बोथ द डक्टिलिटी एंड द कैपेसिटी ऑफ कॉलम्स, इसी वजह से जो स्पाइरल कॉलम्स होते हैं, तो जहां पर हमें डायनेमिक रेजिस्टेंस यानी सेस्मिक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं, वहां पर हम स्पाइरल रेनफोर्समेंट यानी हेलिकली रेनफोर्समेंट कॉलम्स प्रेफर करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम परसेंटेज रेनफोर्समेंट इन केस ऑफ स्लैब्स। तो स्लैब्स में हमारा जो मैक्सिमम परसेंटेज रेनफोर्समेंट है वो हमारा सबसे पहले देख लेते हैं। जो मिनिमम फ्लेक्चर रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं दैट इज 0.0015 ऑफ द ग्रॉस सेक्शनल एरिया एंड 0.0012 ऑफ ग्रॉस सेक्शनल एरिया, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का हम बार यूज कर रहे हैं। तो Fe250 यूज करेंगे तो आपको ये मिनिमम रेनफोर्समेंट रखना है, और अगर आप 415 बार यूज कर रहे हैं तो आपको ये हमारा जो परसेंटेज मिनिमम रेनफोर्समेंट है उसको कम रिक्वायर, बिकॉज इसकी यील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। और जो हमारा ग्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हमारा जो ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन है वो होती है डिपेंडिंग अपॉन द मिनिमम फ्लेक्चर रेनफोर्समेंट टू कंट्रोल क्रैकिंग। ठीक है, और जो हमारा मैक्सिमम परसेंटेज रेनफोर्समेट है कोड ने रिस्ट्रिक्ट किया है फॉर बेटर प्लेसमेंट एंड कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट, इट इज टेकन एज 4% ऑफ द ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया, इट मीन्स 0.04 टाइम्स द BD। और पर्पस ये है कि टू हैव द बेटर प्लेसमेंट प्रॉपरली हो सके और हम प्रॉपरली कॉम्पैक्ट कर सकें कंक्रीट को विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेटर्स। तो करेक्ट आंसर हमारा जो होगा ऑप्शन बी होगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेनफोर्स्ड कंक्रीट रिटेनिंग वॉल इज सुटेबल फॉर हाइट्स बियॉन्ड 6 मीटर। तो अभी जो मैंने रिटेनिंग वॉल का एक लेक्चर बनाया था उसमें डिटेल में इन सारी वॉल्स के बारे में डिस्कस किया था। सो यहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइप्स की वॉल्स दिखा रखी हैं। ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल्स इकोनॉमिकल रीजंस की वजह से हम जब हमारी हाइट लेस देन 3 मीटर होती है तभी प्रेफर करते हैं। जो हमारी कैंटिलीवर वॉल है और हमारी टी शेप्ड वॉल है, दीज आर द कैंटिलीवर वॉल्स, इसके बारे में मैंने डिटेल में बात किया था। तो जनरली ये देखा गया है कि हमारी जब हाइट लेस देन अप टू 6 मीटर तक रहती है तब हम ये वॉल्स प्रेफर करते हैं। जब हाइट इससे ज़्यादा हो जाती है तो हमारे जो मोमेंट्स हैं, यहाँ पर मोमेंट्स जो हैं, बिकॉज हाइट बढ़ जाएगी तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट्स। तो ग्रेटर मोमेंट्स की वजह से हमें जो डायमेंशंस हैं हमारी स्टेम की, हमारी हील स्लैब की, टो वॉल्स की, इन सब की डायमेंशंस बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से वो वॉल हमारी अनइकोनॉमिकल हो जाएगी, उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस वजह से जब हमारी हाइट ग्रेटर देन 6 मीटर टू 7 मीटर से ज़्यादा होती है तो वी गो फॉर काउंटर फोर्ट वॉल्स, जिसके बारे में मैं फर्दर अभी एक वीडियो बना दूंगा।
जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, हम काउंटर फोर्स प्रोवाइड करते हैं टू रिड्यूस दी, जो हमारे हाइट की वजह से एडिशनल बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहे हैं यहाँ पर, उसको ये काउंटर फोर्स रिटेनिंग वॉल्स रिड्यूस कर देते हैं बाय प्रोवाइडिंग दी काउंटर फोर्स। ठीक है, तो जनरली 6 to 7 मीटर्स से जब हाइट ज़्यादा होगी तो इकोनॉमिकल कंसेप्ट को ध्यान रखते हुए इकोनॉमिकल डिज़ाइन के लिए हम काउंटर फॉर टाइप की रिटेनिंग वॉल्स यूज़ करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल्स द मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग। तो ये भी मैंने डिटेल में कॉन्सेप्ट्स के साथ डिस्कस किया था पुराने वीडियोस में, जो आरसीसी रिटेनिंग वॉल का लेक्चर है आप उसे रेफर कर सकते हो, जिसमें मैंने बताया था कि जो IS 456 का कोड है वो ये कहता है कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग किसी भी केस में हमारा 1.4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इन केस जहाँ पर डेड लोड की वजह से हमारा केवल रेस्टोरिंग मोमेंट आ रहा है, वहाँ पर आपको रेस्टोरिंग मोमेंट में 0.9 को मल्टीप्लाई करके आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है, एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन 1.4 ओनली। तो हमारा जो रेस्ट्रेनिंग मोमेंट और हमारा ओवरटर्निंग मोमेंट का रेशियो होना चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन 1.55, जहां हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन जो होगा वो टो होगा। ठीक है, अब डिटेल के लिए पुराने लेक्चर को रेफर कर सकते हो। तो नए कोड के हिसाब से हमारे जो मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी है होना चाहिए ओवरटर्निंग के लिए, दैट शुड बी नियर अबाउट 1.4, और रेशियो जो होना चाहिए रेस्टोरिंग मोमेंट और ओवरटर्निंग के लिए, मिनिमम उन दोनों का रेशियो 1.55 से ज़्यादा होना चाहिए, जब हमारा सिर्फ डेड लोड की वजह से हमारा रेस्टोरिंग मोमेंट आ। डेड लोड का मतलब है इस कंक्रीट वॉल का जो सेल्फ वेट है उसकी वजह से हमारा रेस्ट्रेनिंग मोमेंट आ रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपका यहाँ पर गुप्ता एंड गुप्ता में 2 आंसर दिया है, जो पुराने कोड्स में हमारी था, इसको आपको ध्यान, ये गलत हो जाएगा एज पर न्यू प्रोविजंस ऑफ द कोड। सो करेक्ट आंसर जो होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन 1.4 ओनली। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के फर्दर वीडियोस में बनाता रहूँगा। थैंक यू।